नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, हमने 2 यूनिट कंप्लीट हमने पूरी पढ़ ली थी मनोविज्ञान की, जिसमें हमने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को पढ़ा था, फिर हमने अधिगम को पढ़ा और आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यक्तिगत भिन्नता, या हम इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ये होता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी अन्य प्राणी से क्या होता है? भिन्न होता है या डिफरेंस रखता है। यानी कि संसार के प्रत्येक जीव या प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और इसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। आज की ये क्लास हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी, व्यक्तिगत भिन्नता पे, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए, जब हम व्यक्तिगत भिन्नता की जब हम बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है उसका नाम है फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन का नाम आता है, या हम इसे कहते हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन का सबसे पहले जो व्यक्तिगत भिन्नता के टॉपिक पर हम जब चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है फ्रांसिस गाल्टन। देखिए, फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हेरेडिटी जीनियस, जिसका नाम था हेरेडिटी जीनियस जो पुस्तक लिखी थी वो फ्रांसीसी गाल्टन ने 1869 के अंदर हेरेडिटी जीनियस नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था किसका? व्यक्तिगत भिन्नता का। सबसे पहले अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें प्राप्त हुआ था, वो कॉन्सेप्ट हमें कहां से प्राप्त हुआ था? फ्रांसिस गाल्टन से प्राप्त हुआ था। और फ्रांसिस गाल्टन ने जिस पुस्तक में ये चर्चा की थी व्यक्तिगत भिन्नता की, वो पुस्तक थी हेरेडिटी जीनियस के नाम से जो पुस्तक थी, जिसे कब लिखा गया था? 1869 के अंदर या 1869 के अंदर। और इस हम ये कह सकते हैं, अगर हम हमारे शब्दों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का कॉन्सेप्ट हमें प्राप्त करवाया। अब देखिए, कॉन्सेप्ट इसने किस प्रकार से प्राप्त कराया? तो देखिए, इसने ऐसे 977 ऐसे परिवार ढूंढे जो सुप्रसिद्ध परिवार थे। यानी कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी ऐसे जैसे परिवार हैं, इसने ऐसे ही 977 परिवार ढूंढे और 977 परिवारों में से 322 परिवारों के अंदर इसने ये पाया कि जो प्रसिद्धि है वो परिवार की ही देन होती है। यानी कि अंबानी का बेटा अंबानी की तरह ही क्या बनेगा? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा भी क्या है? एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यानी कि इस प्रकार से उसने ये पाया कि 977 परिवारों में से 322 परिवार ऐसे थे जिनके अंदर क्या थी? एक प्रसिद्धि थी, वो उस परिवार की ही देन थी। और उसने ये पाया कि ये 977 लोग जो थे ये परिवार के थे, परंतु ये जो एक परिवार के लोग थे, इसने 977 फैमिली के ऊपर ये प्रयोग किया था, 977 परिवारों के ऊपर ये प्रयोग किया। और इसने ये भी पाया कि ये 977 परिवारों में जितने भी लोग थे वो सभी लोग क्या एक दूसरे से क्या किसी न किसी प्रकार से क्या थे? भिन्न थे। अब किसी प्रकार से भिन्न थे तो हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से गुणों में उनके का जब डिफरेंस होता है तब हम व्यक्तिगत भिन्नता मानते हैं। देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का संख्यात्मक प्लस मात्रात्मक
संख्यात्मक प्लस मात्रात्मक गुणों के अंदर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। परंतु अगर बात आ जाए गुणात्मक की, तो देखिए गुणात्मक गुणों को कभी भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर मापा नहीं जाता। व्यक्तिगत भिन्नता में वही चीज मापी जाती है जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। देखिए जो चीज मापी जा सकती है वो संख्या के अंदर होगी, और जो चीज मापी जा सकती है वो चीज मात्रा में होगी। गुणों को हम नहीं माप सकते, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इस प्रकार से हम व्यक्तिगत भिन्नता नहीं माप सकते हैं किसी भी दो व्यक्तियों की, कि एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है और एक व्यक्ति है वो बहुत बुरा है, या एक व्यक्ति है जो थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। किसी को इस प्रकार से हम समाज के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसके संख्यात्मक गुणों के आधार पर, उसके मात्रात्मक गुणों के आधार पर हम उसे व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर रख सकते हैं। अब हमारी परिभाषा क्या बनती है व्यक्तिगत भिन्नता की, वो देखते हैं हम। व्यक्तिगत भिन्नता की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की जो परिभाषा बनती है, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें मात्रात्मक व संख्यात्मक, जिसमें मात्रात्मक व संख्यात्मक गुणों में विभेद किया जाता है, वह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। आई बात समझ में कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, कि जब हम मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक व संख्यात्मक विभेद करने की भिन्नता को, देखिए जब हम किसी व्यक्ति की संख्यात्मक और उसकी मात्रात्मक गुणों में जब विभेद कर लेते हैं तो वो विभेद का जो अंश होता है वो क्या कहलाता है, वो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, ये बातें हम हमारी जो परिभाषा जो बनती है इस व्यक्तिगत भिन्नता की, उस परिभाषा की बात ही। अब दोबारा से समझिए कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर क्या था, कि जब हम व्यक्तिगत भिन्नता के कॉन्सेप्ट की बात करें या उसके संपर्त्य की बात करें, कॉन्सेप्ट संपर्त्य को हमारे कॉन्सेप्ट को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, संपर्त्य कहा जाता है। जब हम किसी इस सब्जेक्ट के या इस यूनिट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे सामने एक ही नाम आना चाहिए, वो है फ्रांसिस गाल्टन का। फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस के अंदर 1869 के अंदर सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कॉन्सेप्ट हमें दिया कि हम इस पर चर्चा करें। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था ये फ्रांसिस गाल्टन जिसने सबसे पहले हमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताया या इस नाम को प्रतिपादित किया या व्यक्तिगत भिन्नता को प्रतिपादित किया। और इसने कैसे किया था, इसने 977 परिवार लिए और उनमें से 322 परिवारों को ऐसा पाया जो जिनकी जो प्रसिद्धि है वो उसी परिवार की क्या है, देन है। और इसने पाया कि 977 परिवारों में जितने भी लोग थे वो एक दूसरे से क्या थे, भिन्न थे। तो इसने ये कॉन्सेप्ट किया, ये हल निकाला कि हर व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। और वो भिन्न किस प्रकार से होता है, उसके अपने मात्रात्मक गुणों के आधार पर और उसके संख्यात्मक गुणों के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है। परंतु अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए व्यक्तिगत भिन्नता है मात्रात्मक व संख्यात्मक गुणों के आधार पर, मात्रात्मक, संख्यात्मक और गुणात्मक गुणों के आधार पर, या गुणात्मक या मात्रात्मक गुणों के आधार पर, तो आप प्रश्न में क्या करोगे, सिर्फ ओनली संख्यात्मक और मात्रात्मक गुणों के आधार पर ही हम व्यक्तिगत भिन्नता को माप सकते हैं, गुणात्मक गुण इसके अंदर नहीं आते हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर कुछ परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा जिसके अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो है बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर परिभाषा दी और क्या कहा वो देखते हैं। देखिए बीएफ स्किनर ने सबसे पहले जो परिभाषा दी उस परिभाषा के अंदर इसने कहा कि मापन किया जाने वाला
मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, ये तो थी बीएफ स्किनर की परिभाषा। यानी कि बीएफ स्किनर ने क्या कहा कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू और या पक्ष जिसे हम माप सकते हैं वो चीज क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। ये तो थी बीएफ स्किनर की परिभाषा। अब हम बात करेंगे टाइलर की परिभाषा। एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे इस व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर जिनका नाम था टाइलर। टाइलर ने जो परिभाषा दी, वो टाइलर की जो क्या परिभाषा थी वो देखते हैं। टाइलर ने जो परिभाषा दी थी व्यक्तिगत भिन्नता की, वो परिभाषा थी शरीर के रंग, आकार, रुचि व उपलब्धि आदि की विभिन्नता। देखिए क्या थी परिभाषा? शरीर के रंग, आकार, उपलब्धि आदि की विभिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अगर व्यक्ति के शरीर के अंदर, देखिए हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, उस शरीर का आकार अलग अलग होता है, उस शरीर का रंग अलग अलग होता है, व्यक्ति की उपलब्धि अलग अलग हो सकती है, उसकी अभिप्रेरणा अलग अलग हो सकती है, उसका सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। और इन्हीं सभी चीजों से क्या होता है कि हम व्यक्तिगत भिन्नता के पहलू को मापते हैं। तो ये टाइलर की परिभाषा थी। अब हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो व्यक्ति है ड्रेवर। देखिए एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था ड्रेवर। ड्रेवर ने भी अपनी एक परिभाषा दी थी व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर। वो क्या थी? मानसिक या शारीरिक विशिष्टताओं। देखिए क्या थी? मानसिक या शारीरिक विशिष्टताओं के संदर्भ में सदस्य के रूप में पाई जाने वाली विशेषता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नता। अगर देखिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक सदस्य है, एक समूह है, एक सदस्य है, एक मानव जाति का क्या है? एक सदस्य या एक मानव जाति का क्या है? समूह है। और उस समूह के अंदर एक अलग अलग प्रकार की हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है? एक विशेषता पाई जाती है। एक व्यक्ति है वो बहुत प्रतिभाशाली है, एक व्यक्ति है वो सामान्य है, और एक व्यक्ति है वो सामान्य से उच्च है। ठीक है, और एक व्यक्ति है वो सामान्य से निम्न है, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल मंद बुद्धि का बालक है या मंद बुद्धि का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से समाज में अनेकों प्रकार की चीजें व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी बात को समझाया था इस ड्रेवर ने। ड्रेवर ने कहा था कि एक समूह है समाज का, और इस समाज के समूह में के अंदर अनेक व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं होती है, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही हम क्या माप सकते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता को माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अगले मनोविज्ञानी जिसका नाम था रेबर। अगले मनोविज्ञानी की बात करते हैं हम रेबर। रेबर की क्या परिभाषा है? व्यक्तिगत भिन्नता ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है, ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है जिसमें दो व्यक्तियों की विशेषताओं और विचलनों
की व्यक्तिगत की विभिन्नता प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, ये है थी रेबर की परिभाषा। रेबर क्या कहता था कि रेबर जो कहता था वो ये कहता था कि मनोविज्ञान में एक ऐसी शाखा है जो दो व्यक्तियों के बीच में जो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं या जो उनकी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के ऊपर क्या डालता है, प्रकाश डालता है, उनकी विशेषताओं उनके विचलनों पर प्रकाश डालता है। कि दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति। अब इन व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार के गुण हैं और ये व्यक्ति क्या अलग अलग प्रकार से है। इसके अंदर कुछ और विशेषताएं मिलेगी और इसके अंदर हमें कुछ और विशेषताएं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से रेबर ने अपनी परिभाषा दी थी कि रेबर ने कहा था कि दो व्यक्ति हैं, मनोविज्ञान की वह शाखा जो हमें ये बताती है कि एक मनोविज्ञान में एक शाखा है जो हमें ये बताती है कि दो व्यक्ति हैं और उन दोनों ही व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या है, विशेषताएं हैं। देखो, सभी की परिभाषाओं का जब हम निचोड़ निकालते हैं तो हमारे सामने एक ही चर्चा आती है, एक ही विषय निकल के सामने आता है। वो ये होता है कि मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता यही है कि जिसके अंदर संख्यात्मक और मात्रात्मक गुणों के अंदर जब हम विभेद कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपने व्यक्तिगत भिन्नता को माप लिया। ठीक है, अब व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए एक क्या है, संभावित वक्र है। उस वक्र को अगर हमने समझ लिया तो हम ये मान सकते हैं कि हम व्यक्तिगत भिन्नता को भी हमने क्या कर लिया, समझ लिया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उस संभावित वक्र की। अब देखिए, संभावित वक्र, एक संभावित वक्र है। इस वक्र को अगर हमने समझ लिया, देखिए सबसे पहले देखिए, अब इस संभावित वक्र को अगर हम समझते हैं कि संभावित वक्र के अंदर क्या होता है। देखिए, अब संभावित वक्र क्या कहता है, इस तरफ हमने मान लिया कि ये तो प्लस के निशान और ये है माइनस के अंदर। ठीक है, संभावित वक्र को आप समझिए कि संभावित वक्र हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो है हमने प्लस और ये है इस तरफ माइनस, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो किसकी तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, और ये जो प्रक्रिया है वो किसकी तरफ जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है। देखिए, हमारे समाज के अंदर या हमारे संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के अंदर 50% लोग क्या हैं, सामान्य हैं। क्या है, सामान्य है, जो सामान्य कहलाते हैं। यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यानी कि एक जैसे हैं। 50% लोग क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होती है कि 50% लोग क्या होते हैं, एक जैसे हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की क्या होती है, भिन्नता नहीं पाई जाती है। 16% क्या होते हैं, सामान्य से उच्च होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य से उच्च होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और 7% क्या होते हैं, प्रखर होते हैं। 7% क्या होते हैं, प्रखर होते हैं। और 2% जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 2% क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई।
यानी कि अगर 2% प्रतिभाशाली है तो 2% क्या होंगे, जड़ बुद्धि के होंगे। 7% प्रखर है तो 7% क्या होंगे, मंद होंगे, मंद बुद्धि के होंगे। अगर 16% सामान्य से उच्च है तो 16% क्या होंगे, सामान्य से निम्न होंगे। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि जितने प्रतिभाशाली हैं उतने ही क्या होंगे, जड़ बुद्धि के बालक होंगे। जितने प्रखर होंगे उतने ही क्या होंगे, मंद होंगे। जितने सामान्य से उच्च हैं उतने ही क्या होंगे, सामान्य से निम्न होंगे। और 50% ऐसे लोग हैं जो सामान्य कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, संभाविता वक्र कहलाता है। देखिए संभाविता वक्र हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग भिन्नता होती है, परंतु भिन्नता के अंदर भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर भी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 50% लोग हैं वो तो सिमिलर है, परंतु हमारे 100% में से 2% लोग ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली है, और उन्हीं 2% का 2% क्या होते हैं, जड़ भी है। और इसी 100% का 2% क्या होते हैं, जड़ है। और इसी 200% का 2% क्या है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ठीक है, और इसी 100% का 7% क्या होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं। और इसी 100 का 7% क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, अब इस 50% के अंदर 16% भी क्या होते हैं, सामान्य से निम्न होंगे, और सामान्य से उच्च भी 16% होंगे। बात यहाँ तक क्लियर होती है। ठीक है, यह बात समझ में, ये होता है हमारा संभाविता वक्र होता है। संभाविता वक्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसार के अंदर 2% अगर आपके प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो मंद जड़ बुद्धि के कितने होंगे, तो उसी के समान ही 2% होंगे। ठीक है, जितने प्रतिभाशाली उतने ही क्या होंगे, जड़ होंगे। जितने प्रखर होंगे उतने ही क्या होंगे, मंद होंगे। जितने सामान्य से उच्च हैं उतने ही सामान्य से निम्न होंगे। और सामान्य की अगर बात करें तो 50% लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो एक दूसरे से सामान्य सिमिलर होते हैं या सामान्य होते हैं। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप की। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के रूप की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के रूप सामने आते हैं। क्या आते हैं, 2 तरह के रूप आते हैं। एक तो होता है अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। क्या होती है, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, एक होती है अंतर व्यक्तिक भिन्नता। क्या होती है, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के जब हम रूप की बात करें तो हमारे सामने 2 रूप सामने निकल कर आते हैं। एक होता है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता और एक होता है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। ये दोनों में अलग अलग है। ठीक है, एक तो होता है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, एक होता है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखिए अंतर व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है इसके अंदर इसका शारीरिक विकास भी है, इसका मानसिक विकास भी है। ठीक है, इसकी बुद्धि भी है। ठीक है, इसके संवेग भी हैं। ठीक है, इसकी मूल प्रवृत्ति भी है, इसके जीवन मूल्य भी हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। इसकी अभिप्रेरणा, इसके अंदर एक अभिप्रेरणा भी है। ठीक है, अब ये सब जो चीजें हैं एक व्यक्ति के अंदर, क्या ये एक सभी चीजें एक जैसी हैं सारी, यानी कि उसका जैसा शारीरिक विकास होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या उसका मानसिक विकास है, क्या उसकी वैसी बुद्धि, क्या एक दूसरे से मेल खाते हैं ये सभी चीजें? नहीं खाते हैं।
देखिए एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जितने भी घटक होते हैं, जितने भी कारक होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, और अलग अलग रूप में ही काम करते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति के अंदर भी इतनी सारी भिन्नता पाई जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर भी अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं या उसके अंदर अनेकों प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति की बुद्धि है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसका शारीरिक विकास किस प्रकार हो रहा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसके संवेग कैसे, उसके मूल प्रवृत्ति है, जीवन मूल्य है, उसकी अभिप्रेरणा है, ठीक है। एक व्यक्ति के खुद के शरीर के अंदर भी क्या अनेकों प्रकार की क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक विभिन्नता पाई जाती है। और उस विभिन्नता को जब एक व्यक्ति के अंदर जब इतने प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है तो उस विभिन्नता को क्या कहते हैं हम, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर यहाँ कि अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता वो कहलाती है जब एक ही व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाए तो वो विभिन्नताएं क्या कहलाती है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाई जाती है। अब देखिए अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम ये दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति। अब इन व्यक्तियों के अंदर इसकी शारीरिक विकास, इसका इन दोनों का, इनका मानसिक विकास, इनकी बुद्धि, इनके जीवन मूल्य, देखिए जीवन मूल्य क्या होते हैं, हमारे आदर्श, हमारा आचरण, वो सभी क्या है, हमारा आदर सत्कार करना, जो दया भाव, ये सभी क्या होते हैं, जीवन मूल्य हैं, ठीक है। हमारी मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, हमारी अभिप्रेरणा, संवेग, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है इन दो व्यक्तियों के अंदर क्या होंगी, अलग अलग होंगी। देखिए एक व्यक्ति है, ये तो दुबला पतला है, क्या है, दुबला पतला है, और ये मोटा है, तो डिफरेंसेस है ना इनके अंदर। ये व्यक्ति क्या है, मंद है, मंद बुद्धि का है, और ये व्यक्ति क्या है, प्रतिभाशाली। यानी एक क्लास के अंदर भी अनेकों प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभाशाली, एक बच्चा जो है, देखिए क्लास में 50 बच्चे होंगे, ठीक है, क्या होंगे, 50 बच्चे होंगे। अब इन 50 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार समझाते ही चीज क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है, ठीक है। वो बच्चे क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, जिनको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक बार में चीजों को कैच कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2 बार समझाना पड़ेगा, वो व्यक्ति क्या होंगे, वो बच्चे क्या होंगे, सामान्य से, जो प्रतिभाशाली से क्या होंगे, प्रखर बुद्धि के होंगे, ठीक है। जिनको 3 बार समझाना पड़े वो क्या होंगे, वो सामान्य से क्या होंगे, थोड़े से उच्च होंगे। जिनको 4 बार समझाना पड़े वो सामान्य बच्चे होंगे, ठीक है। और जिनको बार बार समझाना पड़े तो वो बच्चे तो क्या होंगे, मंद बुद्धि के होंगे। तो इस एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, और 50 के 50 बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिभा रखते हैं, अलग अलग प्रकार की विशेषता रखते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, जब ये 50 बच्चे जब अलग अलग रखते हैं और इनके जब हम विशेषताओं को जब मापने की बात करेंगे या इनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को जब मापेंगे तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जब 2 व्यक्तियों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 व्यक्तियों के अंदर हम जब व्यक्तिगत विभिन्नता मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अंतर होता है 2 व्यक्तियों के बीच के अंदर, यानी कि एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति। अब इनके अंदर इनका शारीरिक विकास अलग अलग है, इसका मानसिक विकास अलग है, इसकी बुद्धि अलग अलग है, जीवन मूल्य इन दोनों के अलग है। अब ये तो है पापी, या ये भगवान को नहीं मानता, और ये क्या है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, तो क्या है, जीवन मूल्य अलग है, इसमें दया भाव है, इसमें कोई दया नहीं है, ठीक है। तो इसके जीवन मूल्य क्या अलग अलग है, मूल प्रवृत्तियां इनकी अलग अलग होगी, अभिप्रेरणा इसके अंदर ज्यादा हो सकती है और इसके अंदर मोटिवेशन कम हो सकता है। इसमें संवेग, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, इसमें संवेग की मात्रा, इसमें गुस्से की ज्यादा है, और इसमें ये शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो क्या हुआ, इन दोनों के अंदर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जब हम 2 व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को मानते हैं या मापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और जब हम एक व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हैं खुद स्वयं के अंदर, तो उस व्यक्तिगत भिन्नता को हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो थे रूप व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या थे,
रूप थे। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र की बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के 3 क्षेत्र आते हैं। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या है, 3 क्षेत्र है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो है क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है। अब अगर हम बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र की, तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर बुद्धि आती है, उसका चिंतन आता है, मनन आता है, संवेग आते हैं। ये सब चीजें क्या है, संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है। उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी आती है। क्या आती है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी आती है इसके अंदर। देखिए हर व्यक्ति की बुद्धि क्या है, अलग अलग है। उसका चिंतन अलग अलग होगा, उसका मनन अलग अलग होगा, उसका संवेग, शैक्षिक उपलब्धि। एक बच्चा है वो 99% मार्क्स लाता है और एक बच्चा जो है वो 80% लेके आता है और एक बच्चा मुश्किल से पास होता है 30% 35% मार्क्स लाकर। ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी ये, और मार्क्स लाना क्या है, संज्ञान पे आधारित है, आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। तो संज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र है। बुद्धि आपकी क्या है, संज्ञान। संज्ञान क्या होता है, ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु। ज्ञान कहां से आता है, बुद्धि से आता है, चिंतन से, मनन से, संवेगों से। और शैक्षिक उपलब्धि आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो थे संज्ञानात्मक क्षेत्र हमारे व्यक्तिगत भिन्नता के। अब अगर हम बात करें भावात्मक क्षेत्र की, तो ये भावात्मक क्षेत्र में क्या होती है, हमारी वृत्ति होती है, हमारी क्षमता होती है। ठीक है। हमारी वृत्ति क्या होती है, वृत्ति का अर्थ क्या होता है, वृत्ति का अर्थ क्या होता है, आपका नजरिया। अगर आप किसी चीज को आपका देखने का नजरिया, मनोविज्ञान में मैं बार बार ये चीज बताता आ रहा हूं आपको शुरू से, कि मनोविज्ञान में 2 शब्द है, एक जैसे से लगते हैं, वृत्ति और वृद्धि। आप यहाँ कंफ्यूज कभी मत होना, क्योंकि वृद्धि जो है वो बढ़ना होती है, वृत्ति का अर्थ होता है नजरिया। आपकी देखने का जो नजरिया, आपकी जो सोच है, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। क्षमता होती है, रुचि होती है आपकी। भावात्मक क्षेत्र के अंदर आपकी जो वृत्ति होगी, रुचि होगी, आपके जीवन मूल्य, आपके जीवन मूल्य। देखिए संवेग इसके अंदर नहीं आएंगे, संवेग आपके इसमें भावात्मक क्षेत्र के अंदर आएंगे। और क्या होगी, अभिप्रेरणा। और क्या होगी, अभिप्रेरणा। देखिए भावात्मक क्षेत्र में आपके देखने का नजरिया, एक व्यक्ति है उसके देखने का नजरिया अलग अलग, हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, उसके काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, उसकी रुचि अलग अलग होती है। एक व्यक्ति है जो खेलना पसंद करता है, एक व्यक्ति है वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो दया भाव रखता है, एक व्यक्ति दया भाव नहीं रखता है। हर व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति में मोटिवेशन भी अलग अलग होता है। ठीक है। अब बात आती है क्रियात्मक क्षेत्र की। क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले जो शारीरिक क्रिया, क्रियात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी कहां से निकल के आती है, शारीरिक क्रिया से। ठीक है। और एक होता है इसके अंदर शारीरिक सहन शक्ति। आप किसी चीज को कितना सहन कर पा रहे हो, वो सहन करने की जो शक्ति होती है, वो शक्ति भी सब में अलग अलग होती है। एक व्यक्ति है वो दूसरों की बातों से हैंड टू हैंड रिएक्ट नहीं करता है, उनको चीजों को सुनता है, समझता है, उसके बाद में कोई जाके रिएक्ट करता है। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, सहन शक्ति है किसी भी चीज को सुनने की, समझने की। और एक बात आती है इसमें मांसपेशियां, हर व्यक्ति के मांसपेशियों में भी अंतर पाई जाती है कि मांसपेशियां, जब हम क्रिएटिविटी की बात करें, क्रियात्मक क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे शारीरिक अंग हैं वो सभी व्यक्तियों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी की हड्डियां मजबूत होती है और किसी के व्यक्ति की हड्डियां क्या होती है, कमजोर होती है। एक व्यक्ति है वो 3 से 4 घंटे काम कर सकता है और एक व्यक्ति है वो 8 घंटे काम कर सकता है, एक व्यक्ति 12 घंटे भी काम कर सकता है। तो हर प्रकार से व्यक्ति अलग अलग होते हैं। आज इस क्लास के अंदर हमने यही पढ़ा कि भावात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के 3 क्षेत्र होते हैं।
व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र है। उसमें पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में बुद्धि, चिंतन, मनन, शैक्षिक उपलब्धि, ये सब चीजें किसमें आती है? व्यक्तिगत विभिन्नता के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आती है। भावात्मक क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें वृत्ति, क्षमता, रुचि, जीवन मूल्य, संवेग और अभिप्रेरणा को स्थान दिया गया है। क्रियात्मक क्षेत्र की बात करें तो इसमें शारीरिक क्रिया और शारीरिक सहन शक्ति और मांसपेशियां या शरीर के जितने भी अंग हैं वो सभी अंग इसके अंदर आ सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा व्यक्तिगत भिन्नता के रूप, क्षेत्र और उसकी परिभाषाओं के बारे में, और हमने ये पढ़ा कि व्यक्तिगत भिन्नता के कॉन्सेप्ट को किस व्यक्ति ने दिया। फ्रांसिस गाल्टन उस व्यक्ति का नाम था जिसने हेरेडिटी जीनियस नामक एक पुस्तक लिखी थी 1869 के अंदर, और उस पुस्तक के अंदर उसने सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था व्यक्तिगत भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, उसके अंदर हमने सबसे पहले हमें उस व्यक्ति ने इस नाम को प्रतिपादित करके इस बारे में अध्ययन करके हमें एक विशेष सामग्री उपलब्ध कराई मनोविज्ञान के अंदर, जो आगे चलकर एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जाने लगी। और उस शाखा का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, किसकी देन है? वो फ्रांसिस गाल्टन की देन है। और उसके अंदर हमने पढ़े सबसे पहले बीएफ स्किनर की परिभाषा पढ़ी, यानी कि जो मापने वाले जो भी जितने भी पहलू हैं या पक्ष हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। रंग, आकार, रूप आदि के अंदर भी क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। वो किसकी परिभाषा थी? टाइलर की परिभाषा थी। ठीक है, तो समूह के सदस्यों के रूप में अगर कोई विशेषता पाई जाती है वो किसकी थी? ड्रेवर की थी। इस प्रकार से हमने आज ये इस टॉपिक को पढ़ा। अगली क्लास में मित्रों हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के कारक, प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों को, अपने परिवार साथियों के साथ में। ठीक है, और अगर ये क्लास आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगामी आने वाली जितने भी वीडियोज है, क्लासेज है, वो सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।